नमस्कार दोस्तों, आज है 1 अप्रैल। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है वक्फ बिल के बारे में। तो हुआ क्या है, सरकार पिछले वर्ष एक विधेयक लेके आई थी 2024 में, वक्फ बिल। अब जब से ये विधेयक आया है तब से ये सत्ता पार्टी और विपक्ष पार्टी दोनों के बीच विवाद का एक कारण बना है। तो सरकार इसे आगे बढ़ा रही है बिल को पारित करने की तरफ, दूसरी ओर अपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही है। पर हमें ये समझना है ये बिल क्यों फेमस है, क्योंकि ये पेपर में आने की काफ़ी संभावना है इसकी। तो हम समझते हैं इसे। तो हुआ क्या करता था, वर्ष थी पिछले वाली वर्ष मतलब 2024, तो एक वक्फ संशोधन विधेयक आया था। वक्फ संशोधन विधेयक, क्योंकि ये पहले आ चुका था विधेयक तो उसमें संशोधन की गई थी। कब आया? 2024 में। पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है। दूसरा क्या है इस विधेयक के बारे में कि होता क्या है विधेयक, वक्फ विधेयक। तो ऐसे समझो अपने यहाँ कहीं पर भी कोई एक पवित्र जगह होती हैं मुस्लिम धर्म की, जैसे कि कौन सा हो सकता है, मस्जिद हो सकती है या दरगाह हो सकती है, मस्जिद या दरगाह। अब जिनकी देखभाल कौन करता है, एक समिति करती है। तो इनकी देखभाल कौन करता है, एक समिति इनकी देखभाल करती है। और इनकी जो संपत्ति होती है, ऐसे धार्मिक स्थलों की जो ज़मीन होती है वही वक्फ संपत्ति कहलाती है। तो जो समिति इन संपत्ति जो मस्जिद और दरगाह हैं, मस्जिद और दरगाह इनकी संपत्ति को ही, तो इनकी संपत्ति जो होगी उसे ही क्या कहते हैं, वक्फ संपत्ति। तो अब समझ में आया होगा क्या मुद्दा है ये। तो हुआ क्या है कि जो वक्फ संपत्ति है जो मस्जिद और दरगाह की होती है उसको लेकर विवाद है। कई बार मुस्लिम समुदाय के अंदर ही लोग ये कहते हैं कि अगर कोई कभी कभी क्या होता है, गलत तरीके से ये भूमि क्या होती है, हड़प ली जाती है। तो गलत तरीके से हड़प ली जाती है और इन तरह और ऐसे मामलों को जैसे सार्वजनिक करने के लिए और ऐसे मामलों को सही करने के लिए सरकार क्या लेके आई है, वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई है। अब ये सही है कि गलत है, ये मुद्दा सरकार का है। हमें ये समझना है कि हुआ क्या है। तो पहले क्या हुआ करता था, जैसे वक्फ हुआ करता है, ये समिति हुआ करती थी। ये किसी भी भूमि को अपनी भूमि कह सकते थे जो मुस्लिम की है। जैसे अगर कहीं मुस्लिम का एरिया डला है और वहाँ वो अपना दरगाह कुछ बनाते हैं और उसे कह देते हैं कि हमारी है, तो उनकी ही मानी जाएगी। अब उस व्यक्ति को साबित करना है कि ये उसकी भूमि है। तो ऐसे मामले कोर्ट में जाएंगे। अब एक आम व्यक्ति तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो बताते हैं कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति भारत में किसके पास है, मतलब रेलवे तो सरकारी का हो गया, उसके बाद वक्फ के ही पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, क्योंकि उनके पास मस्जिद दरगाह और उनके एरिया की काफ़ी संपत्ति का अधिकार होता है। तो इसमें ही संशोधन हुआ है। तो संशोधन क्या है ये देख लेते हैं। तो 2024 में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से कब आया विधेयक, 8 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया। अब अभी हम बार बार देख रहे हैं कि संशोधन विधेयक है। क्यों? क्योंकि ये 1995 का जो वक्फ संपत्ति की पारदर्शिता जवाबदेहिता का जो विधेयक था उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कब आ चुका है, पहले ही ये विधेयक 1995 में ये विधेयक आ चुका है पहले ही। तो इम्पोर्टेंट क्या है, 1995 ईयर याद रखनी है पहले से। इसमें ही केवल चेंज किए गए हैं। तो ये है। अब चेंज में क्या क्या करे गए हैं, सबसे पहले तो डेफिनेशन में चेंज कर दिया गया है। डेफिनेशन चेंज की है। वक्फ संपत्तियों की पहचान और पंजीकरण में स्पष्टता आएगी। इससे ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया कर दी गई है। मतलब जब भी कोई पंजीकृत की जाएगी वक्फ संपत्ति तो सब पंजीकरण कहाँ होगा, केंद्रीय एक पोर्टल होगा उसमें रखा जाएगा, जिससे डेटा सही होगा। और ऑनलाइन चूँकि चीज़ें होंगी तो ये ज़्यादा अच्छा सा रहेगा। तो क्या क्या है, सबसे पहले कि वक्फ संपत्तियों की परिभाषा दी गई है। परिभाषा अगर सही रहेगी तो किसी भूमि को ऐसा थोड़ी ना वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे ऐसे ही। तो पहली डेफिनेशन सही कर दी। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करती है। अभी तक ऐसा नहीं था, अब क्या कर दिया है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। दूसरी चीज़। तीसरा है विवाद सुलझाने के लिए एक नई समिति मतलब आ गया है, नया तरीका। तो विवाद समाधान प्रक्रिया आ गई है। अगर संपत्ति पर विवाद होगा तो कौन तय करेगा, जिला कलेक्टर। तो ये वाली लाइन याद रखनी है कि जिला कलेक्टर उस संपत्ति का निर्धारण करेगा और सरकार को रिपोर्ट देगा। तो अगर कभी विवाद होता है तो विवाद के बाद कौन, डीएम जो होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो क्या करेगा, वही उसकी निपटाएगा मुद्दे को कि ये सही है कि नहीं सही है।
ये देखा। उसके बाद क्या है, परिवार के नाम पर जैसे होता है कभी कभी, अभी क्या है तो वक्फ विधेयक अल अलौलाद जो है परिवार वक्फ के माध्यम से उत्तराधिकारियों, विशेषकर महिला उत्तराधिकारियों को संपत्ति से वंचित करने पर ये रोक लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लोग अपनी संपत्ति को वक्फ बताकर टैक्स और इन सब से बचने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या होता है, वो कहेंगे टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ये धार्मिक संपत्ति है ना, धार्मिक पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो ये बता देते हैं वक्फ की संपत्ति है, टैक्स बच जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। तो संपत्ति, और दूसरी चीज़ है कि वक्फ की संपत्ति ये बता देते हैं, उसके बाद क्या होता है, महिलाओं को उससे संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। तो दोनों ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। एक तो महिलाओं को वंचित नहीं किया जाएगा कि वक्फ की संपत्ति बताकर, दूसरा है टैक्स से नहीं बच पाएंगे। अब ये मतलब जैसे गैरकानूनी तरीके से ये कह देते हैं ये वक्फ की संपत्ति है सारी, अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जैसे वहाँ कोई बिजनेस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें। विधेयक विधेयक जो होगा उसमें वक्फ बोर्ड बनाया गया। इसमें यह कहा गया कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, क्योंकि बड़ी संस्था है तो इम्पोर्टेंट क्या है, कम से कम 2, एक बोर्ड काम करेगा उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, जिससे निर्णय और प्रक्रिया में संतुलन आएगा। तो क्या होगा ये याद रखना है, 2 कम से कम गैर मुस्लिम सदस्य हैं। तो ये 2-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आ सकते हैं कहीं भी। तो हमने सबसे पहले क्या देखा है, 2-3 चीज़ें जो याद रखनी है। विधेयक कब आया, 2024 में आया। क्या विधेयक नया आया था? नहीं, ये विधेयक कैसा था, संशोधन विधेयक था। तो पहले विधेयक कब आया था, 1995 में आया था, जिसे वक्फ अधिनियम कहते हैं। तो ये इसमें क्या क्या चेंज किया गया है, डेफिनेशन चेंज करी गई है, डेफिनेशन मतलब सही करी गई है। दूसरा क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करा दिया गया है। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें कौन होंगे, 2 लोग कौन से होंगे, 2 लोग गैर मुस्लिम होंगे। तो 2 लोग गैर मुस्लिम। उसके बाद विवाद हो जाता है, मान लो तब भी विवाद हो जाए तो कौन देखेगा विवाद, डीएम देखेगा। उसके बाद अगर परिवार की संपत्ति घोषित कर दी जाती है तो टैक्स, मतलब वक्फ की संपत्ति तो ना तो टैक्स से बच पाएंगे और महिलाओं को भी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो महिलाओं को क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो ये इतने बस पॉइंट याद रखने हैं इस पूरे विधेयक के बारे में। सपोर्ट और विरोध तो चलता ही रहता है, जैसे कि कुछ संगठनों ने इसका सपोर्ट किया, जैसे जो कैथोलिक वाला है, क्रिश्चियन वाले धर्म के जो संस्था, उन्होंने इसका सपोर्ट किया, जबकि जो मुस्लिम धर्म की बड़ी बड़ी संस्थाएं उन सब ने ज़्यादातर विरोध किया है। तो ये वाली चीज़ रहेगी इसमें। हालांकि जो मुफ्ती समून कासमी है उन्होंने सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने कहा पारदर्शिता और जवाबदेहिता रहेगी। अब हमें ये नाम तो नहीं याद करने, बस ये कि सपोर्ट और विरोध तो चलता ही रहता है। अगला जो आर्टिकल है वो है फोटोनिक चिप्स के बारे में। अब ज्योग्राफी में हम कई बार पढ़ते हैं फोटोन। तो फोटोन क्या होते हैं, जो सूर्य का प्रकाश आता है वो कैसे आता है, फोटोन पैकेट्स के रूप में आता है। जैसे अगर ऊपर सूर्य है तो, और ये पृथ्वी है मान लो, तो ये है पृथ्वी, तो यहाँ से जो प्रकाश आता है, वो किरणें आती हैं, वो किस में आती हैं, ये फोटोन पैकेट्स के रूप में। तो इन सभी किरणों को क्या कहेंगे, कहते हैं हम फोटोन कहते हैं। तो फोटोन के रूप में आता है ये प्रकाश। ये बात किसने बताई थी, आइंस्टाइन ने बताई थी। तो ये शॉर्ट वेव के रूप में आता है और ऊपर लॉन्ग वेव के रूप में जाता है। ये हम ज्योग्राफी में नॉर्मल पढ़ते हैं। अब बात आ रही है कि यहाँ पे तो चिप्स की बात कर रही है, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं, तो जैसे सूर्य का प्रकाश फोटोन के रूप में आता है, और फोटोन कैसे चलते हैं, बहुत तेज़ स्पीड से चलते हैं। कैसे चलेंगे, बहुत तेज़ स्पीड से। तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन्स से, जो अभी हम संचार कैसे करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा संचार होते हैं, हम इसे छोड़ के ये फोटोन के रूप में ना यूज़ करें, मतलब प्रकाश की तरंगों का यूज़ करें संचार को, मतलब चिप्स को चलाने में, मैसेज में, ये सारी चीज़ें। तो इससे स्पीड बढ़ेगी नहीं। तो अगली जो चिप्स आ रही हैं वो आ रही हैं फोटोनिक चिप्स, और इसमें रिसर्च भारत करने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हुआ क्या है, अगर ये फोटोनिक चिप्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो 3G, AI, क्वांटम कंप्यूटर, डेटा सेंटर, इन सब में क्या मिलेगा, ज़्यादा तेज़ी से काम हो जाएगा। तो ये हमने समझा। तो फोटोनिक चिप्स हमें समझ में आई क्या है। यहाँ पे अभी तक क्या होता है, जो बिजली होती है, अब लाइट किससे जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। तो ये चिप्स के अंदर जो लाइट जाती है वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चलता है, पर ये स्लो होता है। ये कैसा है, स्लो है। पर अब हम क्या करेंगे, अब ऑप्टिकल घटक, मतलब इसमें हम लेज़र उसका यूज़ करेंगे, प्रकाश की लेज़र तरंगों का। तो किसका, प्रकाश का, उसे ही कहते हैं फोटोन वाला। तो ये प्रकाश का यूज़ करेंगे तो इससे स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही है फोटोनिक चिप्स। अब महत्व क्या है,
हर जगह ही इसका महत्व हो जाएगा। जब ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे तो स्पीड से ट्रांसमिशन होगा, मतलब उच्च गति आएगी। दूसरा, ऊर्जा की कम खपत होगी, क्योंकि अगर जल्दी काम कर देंगे तो ऊर्जा कम लगेगी। गर्मी कम उत्पन्न करती हैं। इलेक्ट्रॉन चिपों की तुलना में ये क्या करती हैं, एनर्जी का उत्सर्जन कम करेंगी, मतलब जो गर्मी वाला है उसे उत्सर्जित कम करते हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप से ये मुक्त होते हैं, मतलब इसमें व्यवधान नहीं आएगा। और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, 6G हो, AI हो, क्वांटम हो, ये सारी चीज़ें। तो पहले अभी जो चलती हैं वो इलेक्ट्रॉन शिप्स चलती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्पीड हाई होती है, पर इनकी कैसी हो जाएगी, अल्ट्रा हाई। इसकी बैंडविड्थ बहुत अधिक होती है, मतलब ज़्यादा दूर संचार हो जाएगा। गर्मी कम होगी इसमें। उच्च क्या होगी, ऊर्जा दक्षता उच्च होती। दक्षता का मतलब क्या है, कम एनर्जी में ही ज़्यादा काम करेगा ये। उसके बाद है सारी चीज़ें AI वगैरह में ये यूज़ हो जाते हैं। तो ये है, तो ये हमने देखा इसके बारे में। अब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगला है जो कसमपट्टी पवित्र उपवन है। तो कसमपट्टी एक एरिया है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। पहला ये चीज़ जाननी है, तमिलनाडु में। इसके बारे में हमने एक आर्टिकल देखा था, तो थोड़ा बस समझना है कि तमिलनाडु वाले एरिया में एक जगह है, उसका नाम है कसमपट्टी। वहाँ पवित्र उपवन है। अब ये पवित्र उपवन क्या होते हैं, तो ये समझना है। तो पवित्र उपवन का मतलब होता है ऐसे वन जो पवित्र माने जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग इन्हें क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो जैसे हम जो जानते हैं कि जंगल होते हैं या कोई हरा भरा क्षेत्र है, जंगल या हरा भरा कोई क्षेत्र है जहाँ स्थानीय समुदाय उसे अपना धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से महत्व देता है। धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से महत्व देता है। और यहाँ पे देवी देवता होंगे, इनके क्या होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। तो इन्हीं वनों को क्या कहा जाता है, पवित्र उपवन कहा जाता है। तो तमिलनाडु के ऐसे पवित्र उपवन में दूसरा जैव विविधता धरोहर स्थल शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या है, कासमपट्टी पवित्र उपवन। तो ये हमें याद रखना है। तो क्या क्या हमने देखा, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में ये उपवन है। दो किस अधिनियम के अंतर्गत बनते हैं, तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 है ना। तो ये संरक्षण ही तो हो रहा है, वो पूजा पाठ करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये संरक्षण भी करते हैं। तो ये एरिया को इसमें शामिल किया गया है। तो पवित्र उपवन में क्या एरिया हो जाता है, पवित्र वन्यजीव संरक्षण भी हो जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा, क्योंकि वो अगर इस एरिया को पवित्र मानते हैं तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पारिस्थितिक संतुलन भी बन जाता है और सांस्कृतिक विरासत भी बन जाती है। तो ये हमने देख लिया। ऐसे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता धरोहर स्थल शामिल किए जाते हैं, जो जिनकी जैव विविधता अच्छी हो, स्थानिक प्रजातियां वहाँ कई सारी हों और उनका सांस्कृतिक महत्व हो। तो तीनों चीज़ें इस एरिया में मिल गई हैं कासमपट्टी में। इस वजह से इसे क्या घोषित किया है, दूसरा तमिलनाडु का जैव विविधता धरोहर स्थल। तो क्या क्या इसके मानदंड होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पे घरेलू प्रजातियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो वन्य घरेलू प्रजातियाँ ज़्यादा हो। दुर्लभ कुछ प्रजातियाँ हो जो यहाँ पे स्पेशल यहीं पाई जाती हैं। साथ ही इसका सांस्कृतिक महत्व है जो यहाँ पे है। ये संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास होना चाहिए यहाँ पे, मतलब ऐसी प्रजातियाँ भी हों जो संकटग्रस्त हों। तो ये है किस अधिनियम के अंतर्गत, जो जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत ये किया जाता है। अब सुझाव आमंत्रण का कैसे होता है, तो राज्य विविधता बोर्ड है, राज्य विविधता बोर्ड स्थानीय पंचायतों और जैव विविधता समितियों से सुझाव आमंत्रित करता है। तो राज्य विविधता बोर्ड है वो किससे, पंचायती संस्थाओं, जो पंचायती संस्था होती और बोर्ड होता है उनसे सुझाव आमंत्रित करता है। स्थानीय समुदाय से मिलकर इनका अध्ययन करता है और फिर क्या करते हैं, सरकार गजट में इन्हें अधिसूचित करती है। तो ये सारी चीज़ रहेंगी। पहला कौन सा एरिया हुआ करता था, तो जो नेल्लौर एरिया हुआ करता था तमिलनाडु का, तो पहला जो हुआ करता था तब वो कर्नाटक का था। ये नल्लूर इमली उपवन एक हुआ करता था, वो तमिलनाडु का ये पहला हुआ करता था। कासमपट्टी के बारे में कहाँ पे है, ये तमिलनाडु वाले एरिया में। स्थानीय लोग यहाँ पे वीरनन देवता की पूजा करते हैं, अगर देवता पूछ ले वीरनन देवता की पूजा करते हैं। बाकी है ये हॉटस्पॉट क्षेत्र में आ जाता है जैव विविधता का। तो यहाँ पे मृदा उर्वरता ये सारी चीज़ें रहती हैं, पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है।
तो ये लोग प्रकृति की ये सारी चीज़ें पूजा करते हैं। अब पवित्र उपवन क्या होते हैं तो ये हमने देख ही लिया है। धार्मिक स्थानीय देवी देवताओं का यहाँ निवास माना जाता है, जैसे होते हैं गांव वगैरह में, तो यहाँ स्थानीय धार्मिक देवी देवता होते हैं, उनका निवास माना जाता है। जैव विविधता का यहाँ संरक्षण होता है, पारिस्थितिकी सेवाएं भी होती हैं, मतलब यहाँ जल संरक्षण, मृदा संरक्षण ऐसे काम भी किए जाते हैं। साथ ही सामुदायिक प्रबंधन होता है, जैसे पारंपरिक ज्ञान, प्रथाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2002 इन्हें सामुदायिक रिजर्व के रूप में मान्यता देता है। तो ये सारी चीज़ देखी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें आ चुका है, जिसमें जंगलों की परिभाषा दी गई थी। तो गोदावरम केस 1996 में आया था, यूनियन और स्टेट के बारे में। तो इसके संबंध में ही यहाँ पे फैसला दिया गया था। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि जो ये वाले क्षेत्र होंगे उन्हें जंगल ही माना जाएगा, जो पवित्र उपवन और ये सारी चीज़ें। तो सभी पवित्र उपवन को मैप कर जंगल घोषित किया जाएगा। अब इसे जंगल घोषित किया जाएगा तो सरकार क्या है, मदद करती है ना जंगल की, तो ये है। तो यहाँ पे जो वन अधिकार अधिनियम, जो जनजातियों को वन अधिकार अधिनियम दिया गया था ना 2006 में, उसी के अधीन ये प्रबंधन होता है। तो ये अधिनियम याद रखना है। वन अधिकार अधिनियम कब आया था? 2006 में, जिसमें जनजातियों को अधिकार अधिनियम दिया गया था, उसी के अंतर्गत इन्हें संरक्षण दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पवित्र उपवन को सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें जंगल मान लिया गया है। तो ये सारी चीज़। अब सबसे ज़्यादा पवित्र उपवन देखें तो कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र में छोटे स्थानीय स्तर पर, केरल, कर्नाटक, मेघालय, उड़ीसा, इन सारे एरिया में ये मिलते हैं। पश्चिमी घाट वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट वाले। अब पवित्र उपवन हर एक जगह ही मिलते हैं, पर जो फेमस हैं वो यही हैं, जो एक दो हैं जो बड़े भारतीय उसमें आ गए हैं संस्थान में। तो ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, 3000 के आसपास है। उसके बाद है अनुमानित जो है पवित्र उपवन वो हज़ारों की संख्या में, और संख्या विश्व में सर्वाधिक भारत में ही है अगर पूछा जाए पवित्र उपवन की। तो ये है। उसके बाद है लिविंग रूट ब्रिज, जिस पर यूपीएससी का क्वेश्चन भी आ चुका है कि लिविंग रूट ब्रिज है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं। तो ये न केवल पवित्र उपवन है बल्कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। अब अलग अलग जगहों पर इन उपवन के अलग अलग नाम बोले जाते हैं। तो ये वाली चीज़ याद रखनी। जो अभी किया गया है तमिलनाडु का, वो बस अब क्या गवर्नमेंट के अंतर्गत वो मतलब शामिल कर लिया है वन्य जीव वाले में। बाकी तो काफ़ी ये ज़्यादा हैं पहले से ही, मतलब वो तो सेकंड है, पर सेकंड क्या है? सरकार के अधीन वाले में। तो अगर यही पवित्र उपवन राजस्थान में होता है तो उसे क्या कहते हैं? ओरन बाड़ी केकरी। कर्नाटक में उसे कहते हैं कान, क्योंकि कन्नड़ वाले एरिया से निकला कान, और देवड़ काड़ू। और महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश, झारखंड में उसे सरना कहते हैं। असम में थान, केरल में काबू, मेघालय में क्या कहते हैं? कालाब करके, और कालाब काइंटांग, एडोंग, लाइनदो करके। महाराष्ट्र में से देवराई कहते हैं, और तमिलनाडु में कोविल काड़ू कहते हैं। तो अभी जो है वो कोविल काड़ू, तभी तो आया नाम काड़ू। तो ये है। तो ये याद रखने, कोविल काड़ू। तो इसमें 2-3 याद रख सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु में भी हो रहा है चर्चा, तो कोविल काड़ू। इसके बाद है राजस्थान अपने आसपास एरिया है तो इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे ओरन बाड़ी केकरी कह सकते हैं। केरल में काबू कहते हैं, तो काड़ू और काबू पास पास हो जाएंगे, तो ये याद रख सकते हैं। और महाराष्ट्र में देवराई वाला एरिया। अब इसके संबंध में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगला न्यूज़ हमारा सॉइल लिक्विफिकेशन के बारे में। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, ये वही चीज़ है जैसे क्या होता है अभी म्यांमार वाले एरिया में, थाईलैंड में क्या आया? भूकंप आया है म्यांमार वाले एरिया। तो वहाँ पर एक नई टर्म आई है, ये बताया है कि सॉइल लिक्विफिकेशन के कारण ये भूकंप वगैरह ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे मान लो कहीं पर ठोस मिट्टी है और मिट्टी के अंदर वाले एरिया की मिट्टी का संगठन कमज़ोर हो जाए, मिट्टी दूर दूर हो जाए, कमज़ोर हो जाए। जैसे होता है ना कि हम जब देखते हैं पानी ज़्यादा बरसता है तो मिट्टी दूर दूर सी दिखती है, बीच में नालियाँ और ये सब हो जाता है। तो उसी के कारण क्या होता है? सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाती है, लिक्विड की तरह हो जाती है। मिट्टी कठोर नहीं रहती, मुलायम हो जाती है। अब अगर मुलायम मिट्टी होगी तो वहाँ जो बिल्डिंग बनी होगी, अब भूकंप आएगा तो इस बिल्डिंग में क्या होगा? बिल्डिंग आसानी से गिर जाएगी कि नहीं? तो ये बिल्डिंग क्या है? गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, तो तरल हो जाती है। तो यही शब्द याद रखना है सॉइल लिक्विफिकेशन के बारे में। तो क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वहाँ पानी भर जाता है, रेतीली मिट्टी में भूकंप के झटकों के कारण, और ये हिल जाता है। तो संरचना तो ये है। तो ये हमने इसके बारे में देखा। तो ये आज हमारा 1 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।